इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? यू हैव टू ओपन ए डीमैट अकाउंट। आज हम लोग डीमैट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। वेलकम व्यूअर्स टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ ईज, विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और पहुंचता है सीधे दिल से दिल तक। डीमैट अकाउंट क्या है? पहले क्या होता था, अगर आप शेयर्स खरीदते थे किसी से तो उस कंपनी आपके नाम पे एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करते थे। शेयर सर्टिफिकेट का मतलब आपका उस शेयर्स के ऊपर जो अधिकार है, उस अधिकार को शो करने के लिए एक कागज। जैसे आप अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देता है, फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट, या आपने पोस्ट ऑफिस से एनएससी या केवीपी खरीदते हो तो पोस्ट ऑफिस आपको सर्टिफिकेट देता है। पहले जमाने में आपको क्या करना पड़ता था? इफ यू वांट टू सेल योर शेयर्स, जो शेयर्स आपने प्राइमरी मार्केट से पहले खरीदा है, उस शेयर्स को अगर आप बेचना चाहते थे तो आपको क्या करना पड़ता था? उस शेयर सर्टिफिकेट को लेके, आपके पास जो शेयर सर्टिफिकेट रहेगा उस शेयर सर्टिफिकेट को लेके स्टॉक एक्सचेंज में पहुंचना पड़ता था। आप या आपके बिहाफ से आपका जो शेयर ब्रोकर होता था वो भी ये काम कर सकता था, वो आपका शेयर सर्टिफिकेट लेके स्टॉक एक्सचेंज में पहुंच जाता। नहीं तो आप खुद ही जा सकते थे। मानिए आपके पास टिस्को की 100 शेयर्स थे, आपका शेयर सर्टिफिकेट में वो लिखा रहेगा कि यू आर दी होल्डर ऑफ 100 शेयर्स ऑफ टिस्को। नाउ यू वांट टू सेल दोज 100 शेयर्स इन स्टॉक मार्केट। तो पहले क्या होता था, आप शेयर सर्टिफिकेट लेके स्टॉक एक्सचेंज में पहुंच गए और एक आदमी, he is the buyer, he wants to purchase 100 shares of Tisco। तो ये भी क्या करता, ये पैसा लेके स्टॉक एक्सचेंज में पहुंच जाता, या इनके बिहाफ से इनका ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में पहुंच जाता। मानिए ये जो सेलर है, he wants to sell those shares at the rate of ₹500 each। अगर ये बायर उसी प्राइस में आपका शेयर खरीदने में राजी हो जाता तो सौदा पक्का हो जाता, यानी कि ट्रेड हो जाता। बायर से पैसा आपके पास आ जाता और आपसे शेयर सर्टिफिकेट बायर के पास चला जाता। यह था पुराना सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम होता था, अननेसेसरी डिले होता था, इनएफिशिएंसी था इस सिस्टम में, फ्रॉड होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा था। इसलिए 1996 में a new system has been introduced which is called depository system. This system brought a new dimension in removing inefficiencies, unnecessary delay and problems in the erstwhile system. जो भी सिस्टम था उनका जो भी कमियां था उसको दूर करने के लिए इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इस सिस्टम में शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में यानी सर्टिफिकेट फॉर्म में मेंटेन ना करके इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जाता है। मानिए आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए हो, बैंक क्या किया, आपको कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं किया, बैंक आपको एक अकाउंट क्रिएट करके दिया, उस अकाउंट में दिखा दिया, देखिए इस अकाउंट में आपकी नाम पे 10 लाख का जो भी आपने फिक्स डिपॉजिट किया है वो जमा हुआ है। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट बैंक आपको इशू नहीं कर रहा है। इस सिस्टम का सुविधा यही है, सर्टिफिकेट खो जाने का, चोरी हो जाने का, खराब हो जाने का, डिस्ट्रॉय हो जाने का जो भी चांसेस है वो मिनिमम हो जाता है। एक्चुअली इस सिस्टम में शेयर सर्टिफिकेट को डीमेटेरियलाइज कर दिया गया। जो सर्टिफिकेट आपको मिलता था वो तो एक कागज का टुकड़ा है, यानी कि मटेरियल था। उस मटेरियल को डीमेटेरियलाइज करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपकी नाम पे कोई एक पार्टिकुलर अकाउंट में जमा किया जाता है। Now, if you purchase your shares from primary market or from secondary market, then those shares will be kept in electronic form in your Demat account. Demat account मतलब डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। अब अगर उस शेयर्स को सेल करना चाहते हो तो आपका डीमैट अकाउंट से उसको निकाल लिया जाएगा। ये एक मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म कैसे चलता है ये बाद में समझेंगे हम लोग। तो पहले क्या होता था, आपको शेयर्स बेचने के लिए उस शेयर सर्टिफिकेट को लेके स्टॉक एक्सचेंज में पहुंचना पड़ता था। लेकिन अभी आप घर बैठ के आपका मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से यू कैन सेल योर शेयर्स और यू कैन परचेज योर शेयर्स एज यू विश। अब डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट के जैसा ही है। जैसे आप आपका बैंक अकाउंट में आपका पैसा जमा करके रखते हो, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपका शेयर्स जमा रहता है। मानिए आपने बैंक में 10,000 जमा किए, तो बैंक में अगर 10,000 जमा करेंगे तो बैंक की एग्जिस्टिंग बैलेंस के साथ 10,000 ऐड हो जाएगा। वैसे ही अगर आप शेयर्स परचेस करेंगे या म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेस करेंगे या और कोई सिक्योरिटीज परचेस करेंगे तो वो भी आपका डीमैट अकाउंट में आके जमा हो जाएगा। और अगर आप बैंक अकाउंट से पैसा उठा लेंगे, मानिए 5,000 उठा लिया, तो 5,000 बैंक अकाउंट से माइनस हो जाएगा। वैसे ही अगर आप शेयर्स सेल कर देंगे तो आपकी डीमैट
अकाउंट से जितना शेयर्स आप सेल कर रहे हो वो माइनस हो जाएगा। आपकी डीमैट अकाउंट में मानिए टिस्को की 1000 शेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आपने क्या किया, एचडीएफसी का 200 शेयर्स खरीद लिया, तो यहां पर 200 शेयर्स प्लस हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि टिस्को का जो शेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था उससे 300 शेयर बेच देंगे, तो क्या होगा, टिस्को की 1000 शेयर्स था, उससे अगर आप 300 शेयर बेच देंगे तो 300 शेयर्स यहां से माइनस हो जाएगा और आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली 700 शेयर्स टिस्को का है और एचडीएफसी का 200 शेयर्स है, ये दिखाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट में पैसा जमा है तो उस बैंक का मोबाइल ऐप्स में घुस के आप उस अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो, कितना पैसा जमा हुआ है वो देख सकते हो। वैसे ही आपने डीमैट अकाउंट में घुस के इलेक्ट्रॉनिकली आपकी डीमैट अकाउंट में कितना शेयर्स जमा हुआ है वो देख सकते हो। जैसे बैंक अकाउंट में आपका पैसा जमा रहता है वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपका शेयर्स जमा रहता है। देयरफॉर इन ए डीमैट अकाउंट योर फिजिकल शेयर्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, अदर सिक्योरिटीज आर स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। नाउ वेयर एंड हाउ टू ओपन ए डीमैट अकाउंट, कहां और कैसे डीमैट अकाउंट खोले। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको डिपॉजिटरी के पास जाना पड़ता है। अब डिपॉजिटरी क्या है? डिपॉजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन हु होल्ड्स योर शेयर्स, डिवेंचर्स, securities, mutual fund units electronically. Depository also maintain your ownership record and changes in your ownership. इंडिया में कोई भी डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी मेंटेन करता है। Now there are two depositories in India. एक है NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और एक है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। NSDL is promoted by NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, IDBI, SBI, UTI and other financial institutions. That particular depository started its operation in 1996 November. और CDSL it is promoted by BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, SBI, HDFC बैंक and other financial institutions in July 1999. इंडिया में These two are depositories. आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो इन्हीं लोगों के पास जाना पड़ेगा, बट आप डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास पहुंच नहीं पाएंगे। नाउ आपने क्या किया, कोई एक डिपॉजिटरी के ऑफिस में पहुंच गए, CDSL या NSDL, उन लोगों को जाके बोला कि आई वांट टू ओपन ए डीमैट अकाउंट। वो लोग आपको एंटरटेन नहीं करेगा, वो लोग आपको बोलेगा आपको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ कांटेक्ट करना है। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? ये लोग दे आर द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। सिर्फ दो डिपॉजिटरी सभी को सर्विस नहीं दे सकता, इसलिए दे हैव अपॉइंटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, दे आर एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। आप किसी भी डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के ऑफिस में पहुंच जाओ, आपको वो लोग डीमैट अकाउंट खोल के देगा। डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर ऑथराइज्ड टू ऑफर डिपॉजिटरी सर्विसेज टू द इन्वेस्टर्स। अब जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है दे शुड बी रजिस्टर्ड विद सेबी। सेबी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है फॉर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। मानिए यू आर एन इन्वेस्टर, आप चाहते हो कि एक डीमैट अकाउंट ओपन करें, तो आपको डीमैट अकाउंट खोलने में डिपॉजिटरी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन डिपॉजिटरी आपको एंटरटेन नहीं करेगा। वो बोलेगा आप किसी डीपी के पास जाओ यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाओ जो डीपी डिपॉजिटरी का ही एजेंट है। तो एक डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना पड़ेगा। जनरली कौन लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है? शेयर ब्रोकर्स, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे प्ले द रोल ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आप उस स्टॉक ब्रोकर्स या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके आपका डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। डीमैट अकाउंट के बारे में हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। देखिए, डीमैट अकाउंट में आपका शेयर्स जमा रहा है, लेकिन डीमैट अकाउंट इज नॉट ए प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग। आप शेयर्स परचेज या सेल करेंगे तो डीमैट अकाउंट से आप परचेज या सेल नहीं कर पाएंगे। डीमैट अकाउंट आपका सिर्फ शेयर्स जमा रखता है, यानी अगर आप शेयर्स का परचेज या सेल करना चाहते हो तो आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट का फर्क समझने के लिए एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं। मानिए आपने वेजिटेबल मार्केट में गए हैं, आपके साथ आपका सर्वेंट भी आपके साथ गए हैं मार्केट में, और उनके सर पे आपने एक टोकरी रख दी। जो भी आप वेजिटेबल खरीदेंगे आप यहां पर जमा करेंगे। तो आपने क्या किया, दोज वेंडर से आपने सब्जी खरीदना चालू कर दिया। किसी से आलू खरीदा तो पेमेंट कहां से दिया? आपके हाथ में ये जो कैश बॉक्स है, ये जो बैग है जिसमें कैश है, यहां से आपने पेमेंट दिया इनको। किसी से आपने टमाटर खरीदा तो इस बैग से आपने पेमेंट दिया। किसी से आपने मानिए गोभी खरीदा तो उनको भी इस कैश बॉक्स से पैसा दिया। इस कैश बॉक्स को, इस कैश की बैग को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। लेकिन ये आलू खरीद के आप जमा किधर करेंगे? आलू खरीद के तो आप इस टोकरी में जमा करेंगे। आप टमाटर खरीद के कहां जमा करेंगे? इस टोकरी में जमा करेंगे। आप गोभी खरीद के फिर कहां जमा करेंगे? इस टोकरी में जमा करेंगे। तो इस टोकरी को हम लोग डीमैट अकाउंट कहते हैं। अब सोचिए, आप वेजिटेबल्स नहीं, आप शेयर खरीद रहे हो।
आप टीसीएस का शेयर खरीदे, एचडीएफसी का शेयर खरीदे, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदे, तो शेयर खरीद कर रखेंगे किधर? इस टोकरी में। इस टोकरी को हम लोग डीमैट अकाउंट कहते हैं। और खरीदने के लिए अपने पेमेंट कहां से देंगे? इस कैश की बैग से। इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। यानी कि जब भी आप शेयर्स खरीदते हो, आप जब पेमेंट देते हो कहां से देते हो? आपका ट्रेडिंग अकाउंट से। और शेयर्स खरीदने के बाद वो शेयर्स आके कहां जमा होता है? आपका डीमैट अकाउंट में। अब मानिए आप मार्केट से घर की तरफ जा रहे थे, तो जाते जाते रास्ते में आपका एक दोस्त के साथ आपका मुलाकात हो गया। वो भी वेजिटेबल मार्केट में आ रहा था वेजिटेबल खरीदने, और इसने आपको बोला, अरे आप तो 4 गोभी खरीद लिए हो, एक काम कीजिए 2 हमको बेच दीजिए। तो आपने क्या किया? इनसे पैसा लिया, आपने इससे पैसा लिया, इनकी कैश बॉक्स से पैसा लेके आपका कैश बॉक्स में रखा, और आपकी टोकरी से गोभी निकाल के इनकी टोकरी में रख दी। तो यानी कि जब आप शेयर्स बेचते हो तो क्या करते हो? आप उस परचेजर से जो आपसे शेयर खरीदा है, उससे जो पैसा आपको मिलेगा वो पैसा के कहां जमा होगा? आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी आपका कैश बॉक्स में। और आपकी टोकरी से यानी आपकी डीमैट अकाउंट से शेयर्स निकाल के इनकी डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और इनकी कैश बॉक्स से पैसा निकाल के आपकी कैश बॉक्स यानी इनकी ट्रेडिंग अकाउंट से आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में वो पैसा शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है इट शुड बी लिंक्ड विथ योर बैंक अकाउंट। आपका बैंक के साथ इसका लिंक करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करते हैं। मानिए आपका सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख जमा हुआ है। आप चाहते हैं कि आप 80,000 का शेयर खरीदेंगे, तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट से 80,000 ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर बैंक अकाउंट में कितना रह जाएगा? अगर 80,000 निकल जाएगा तो बैंक में 20,000 पड़ा रहेगा। नाउ आपने 80,000 शेयर्स खरीदने का ऑर्डर प्लेस कर दिया स्टॉक एक्सचेंज को। आप सीधे स्टॉक एक्सचेंज को ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर बहुत सारा पार्टिसिपेंट रहते हैं, जैसे कि शेयर ब्रोकर्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग मेंबर्स। इन सभी के थ्रू आपने आपका जो भी परचेज रिक्विजिशन है वो इनिशिएट किया। नाउ मानिए इधर एक सेलर है, उसने आपकी ऑर्डर के अनुसार शेयर बेचने में राजी है, वो भी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन चलाएगा, वो भी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज आपके साथ इंटरैक्ट करेगा। कैसे? आपकी ट्रेडिंग अकाउंट से 80,000 थ्रू स्टॉक एक्सचेंज निकाल के इनकी ट्रेडिंग अकाउंट में जमा हो जाएगा। इस सेलर की जो ट्रेडिंग अकाउंट है उस ट्रेडिंग अकाउंट में जमा हो जाएगा, और सेलर की डीमैट अकाउंट से शेयर निकाल के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज आपकी डीमैट अकाउंट में घुस जाएगा। अब एक क्वेश्चन अराइज करता है, ट्रेडिंग अकाउंट कहां खोले? जनरली जो भी आपका ब्रोकर है वही आपको डीमैट अकाउंट एज वेल एज ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो एक ही ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, नहीं तो डिफरेंट ब्रोकर के पास, किसी के पास आपने डीमैट अकाउंट खोला, किसी के पास ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे। देखिए, डीमैट अकाउंट जिसके भी पास खोलेंगे उसका रिकॉर्डिंग या उसका मेंटेनेंस या उसका सिक्योरिटी का जिम्मेदार है एनएसडीएल और सीडीएसएल, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट का जिम्मेदार वो लोग नहीं है। आपका जो ब्रोकर है वो, और ये ब्रोकर जनरली क्लियरिंग हाउसेस का मेंबर्स होता है। जनरली क्लियरिंग हाउस इस ट्रेडिंग अकाउंट का सिक्योरिटी देता है। तो एक एग्जांपल लिया गया, क्या है? मानिए यहां पर एक बायर है, बायर वांट्स टू परचेज 100 शेयर्स ऑफ टीसीएस एट द रेट ऑफ ₹1,500 ईच, यानी कि इस परचेज में 1,50,000 इज नीडेड। अब मानिए बायर की बैंक में 5 लाख है, बायर ने ठीक किया कि 1,50,000 का शेयर्स खरीदेंगे टीसीएस का, तो इस परचेज के लिए बैंक से 1,50,000 निकाल के ट्रेडिंग अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। यानी इनकी बैंक में और 5 लाख नहीं रहेगा, यहां से 1,50,000 माइनस हो जाएगा, यानी बैंक में रहेगा 3,50,000। अब ट्रेडिंग अकाउंट में 1,50,000 आ गया। नाउ बायर क्या करेगा? बायर उनकी ब्रोकर को इस ऑर्डर इनिशिएट करेगा। बायर ब्रोकर को बोलेगा, ब्रोकर मेरे लिए 100 शेयर्स ऑफ टीसीएस एट द प्राइस ऑफ 1,500 परचेज करो। अब ये जो ऑर्डर ब्रोकर के पास गया, ब्रोकर क्या करेगा? इस ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज को भेज देगा। अब स्टॉक एक्सचेंज खुद जनरली कोई ट्रेड को मैनेज नहीं करता। स्टॉक एक्सचेंज उनका कोई भी ट्रेड हो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या है, क्लियरिंग मेंबर क्या है, इनके बारे में हम लोग आने वाला वीडियो में डिटेल बात करेंगे। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑन द बिहाफ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कोई भी ट्रेड को इनिशिएट करते हैं और मैनेज करते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का कुछ रजिस्टर्ड क्लियरिंग मेंबर्स होता है। जनरली आपका शेयर ब्रोकर भी एक क्लियरिंग मेंबर हो सकता है।
नहीं भी हो सकते हैं। अगर आपका शेयर ब्रोकर क्लियरिंग मेंबर नहीं है तो दूसरा किसी क्लियरिंग मेंबर के थ्रू उनको काम कराना पड़ता है। जनरली जो भी बड़ा ब्रोकर फर्म है वो सब डीपीबी होता है, यानी कि डीमैट अकाउंट ओपन करता है, वो लोग ट्रेडिंग अकाउंट भी आपका ओपन करता है और वो लोग एज ए क्लियरिंग मेंबर भी काम करता है। जो भी है, ये जो ऑर्डर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज इनिशिएट हुआ, इस ऑर्डर को थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आगे बढ़ाया जाएगा। अब मानिए यहां पर एक सेलर है, उनकी डीमैट अकाउंट में 500 टीसीएस का शेयर पड़ा हुआ है, वो 1500 प्राइस में 100 शेयर्स बेचना चाहता है। तो वो कैसे बेचेंगे? वो क्या करेगा, उनकी ब्रोकर को बोलेगा मेरा 100 टीसीएस का शेयर 1500 में बेच दो। अब ये जो परचेज ऑर्डर इनिशिएट हुआ है और ये जो सेल ऑर्डर इनिशिएट हुआ है, ये दो इलेक्ट्रॉनिकली मैचिंग सिस्टम में सौदा बन जाएगा, यानी इनका ब्रोकर भी स्टॉक एक्सचेंज को सेल ऑर्डर प्लेस कर देगा और स्टॉक एक्सचेंज उस सेल ऑर्डर को फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को इनिशिएट करेगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्लियरिंग मेंबर्स को इनिशिएट करेगा। अब देखिए, इधर से एक परचेज ऑर्डर आया, उसी प्राइस में यहां से एक सेल ऑर्डर आया। अब दोनों ऑर्डर मैच कर गया, यानी सौदा बन गया। अब क्या होगा, इनकी ट्रेडिंग अकाउंट से 1,50,000 ट्रांसफर होके ब्रोकर की अकाउंट में आ जाएगा। ब्रोकर उस 1,50,000 को थ्रू क्लियरिंग मेंबर्स इनकी ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और ये जो सेलर का ब्रोकर है, ये ब्रोकर इस पैसे को फिर सेलर की ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, यानी कि सेलर की ट्रेडिंग अकाउंट में ₹1,50,000 जमा हो जाएगा और सेलर की डीमैट अकाउंट से 100 टीसीएस का शेयर्स निकल जाएगा, यानी यहां पर 400 टीसीएस का शेयर्स पड़ा रहेगा। सेलर की डीमैट अकाउंट से 100 शेयर्स निकल के ब्रोकर के अकाउंट में आ जाएगा। सेलर की ब्रोकर थ्रू दिस चैनल्स, जो परचेजर का ब्रोकर है, उनके अकाउंट में ये शेयर्स को ट्रांसफर कर देगा। फिर ब्रोकर क्या करेगा, उस शेयर्स को परचेजर की डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। परचेजर की डीमैट अकाउंट में टीसीएस का 100 शेयर्स आ जाएगा फिर, यानी क्या हुआ, जो भी बायर ऑर्डर प्लेस किया था उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए जितना पैसा लगेगा, उस पैसे को बायर ने बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट से वो पैसा ब्रोकर के अकाउंट में चला जाएगा। ब्रोकर उस पैसा को थ्रू दिस चैनल, जो सेलर की ब्रोकर है, उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। सेलर की ब्रोकर उस पैसा को सेलर की ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देगा और सेलर की डीमैट अकाउंट से 100 टीसीएस का शेयर्स निकाल के सेलिंग ब्रोकर थ्रू दिस चैनल बायर की ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। बायर की ब्रोकर उसको बायर की डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अब सेलर अगर चाहे तो ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। एक बहुत लेंदी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बहुत आसान तरीके से दिखाने का कोशिश किया गया। आने वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग ये जो पार्टिसिपेंट, ये जो ब्रोकर, ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये जो क्लियरिंग मेंबर्स, इन लोगों का फंक्शंस क्या होता है, इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज करता है, डीमैट अकाउंट खोले तो खोले कहां? 3 तरीके का ब्रोकर होता है। ये लोग आपका डीमैट अकाउंट खोल देता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोल देता है और ये लोग ही क्लियरिंग मेंबर का काम भी कर सकता है। एक को कहते हैं फुल सर्विस ब्रोकर, देन डिस्काउंट ब्रोकर और लास्टली बैंक्स। फुल सर्विस ब्रोकर्स, दे आर जनरली प्रोवाइडिंग ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज, लेकिन इन लोगों का ब्रोकरेज थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन इन लोग जनरली आपको टिप्स प्रोवाइड करता है, कब इन्वेस्ट करना है, कब परचेस करना है, कब सेल करना है, इसका टिप्स ये लोग देता रहता है। इनका कुछ एग्जांपल्स लिया गया यहाँ पर, जैसे कि IIFL, मोतीलाल ओसवाल, शेयर खान, ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज, एक्सिस डायरेक्ट, जियोजित। देन देयर आर सर्टेन डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर। इन लोगों का ब्रोकरेज बहुत कम है, लेकिन इन लोग जनरली टिप्स नहीं देता, लेकिन इन लोग बहुत कम ब्रोकरेज में आपको प्लेटफॉर्म देता है ट्रेड करने का या इन्वेस्ट करने का। अब इन लोगों में सबसे पॉपुलर है जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, 5 पैसा, कोटक सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग और कुछ बैंक भी जैसे HDFC, ICICI, SBI, ये लोग भी आपका डीमैट अकाउंट खोल के देता है। अब किस तरीके का ब्रोकर आपको चूज करना चाहिए, इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो करेंगे और उसमें हम लोग बोलेंगे आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करके आपको डिसीजन लेना है किस तरीके का ब्रोकर आपको चूज करना है। आज की वीडियो इतना ही। आने वाला वीडियो में हम लोग शेयर मार्केट का जो इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है उन लोगों के बारे में और कुछ जानकारी हासिल करेंगे। ये जो भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आप शेयर मार्केट से ढेर सारे पैसा कमाओ। लेकिन शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए सबसे पहले जो लगता है वो है नॉलेज। इट इज अ प्योर नॉलेज बेस्ड सेक्टर।
आपको पैसा कमाना है तो नॉलेज हासिल करना है। और शेयर मार्केट को आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट या ट्रेड के लिए नहीं, ये आपका करियर ऑप्शन भी बन सकता है। क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज शेयर मार्केट में है या ब्रोकर फॉर्म में है, वो भी हम लोग आने वाला वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।